नमस्कार, इंडिया स्पीक दिल्ली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। तो बात करेंगे कुछ प्रमुख खबरों को लेकर, जिसमें पहली खबर बिहार से है। बिहार में आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस टीम ने शनिवार को बिहार के एक सरकारी इंजीनियर्स के घर छापा मारा। इंजीनियर्स के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि 2 ठिकानों पर हुई छापेमारी में अब तक करीब 5 करोड़ रुपए का कैश और आभूषण प्राप्त हुए। नोटों की गिनती की जा रही है। जानकारी के मुताबिक विजिलेंस टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के किशनगंज प्रमंडल के कार्यपालक इंजीनियर संजय कुमार राय पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। शनिवार को विजिलेंस टीम ने संजय राय के किशनगंज और पटना स्थित ठिकानों पर छापा मारा। यहां पर टीम पहुंची तो सामने आया कि इंजीनियर सारा कैश अपने जूनियर इंजीनियर व कैशियर के यहां रखता है। इसके बाद विजिलेंस टीम ने यहां छापेमारी कर करीब 5 करोड़ कैश बरामद किया। जानकारी के मुताबिक इंजीनियर संजय राय के आवास पर करीब 13 अधिकारी मौजूद हैं। डीएसपी सुजीत कुमार ने बताया, इंजीनियर के किशनगंज स्थित परिसर में छापेमारी की गई। यहाँ से कुछ दस्तावेज और जेवर बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया, नोटों की गिनती मशीन से की जा रही है। अब तक करीब 2 करोड़ कैश की गिनती की जा चुकी है। बिहार में इन दिनों छापेमारी का दौर जारी है। इससे पहले बिहार में राजद नेताओं के घर पर भी सीबीआई ने छापा मारा था। सीबीआई ने राजद के कोषाध्यक्ष एमएलसी सुनील सिंह, पूर्व एमएलसी सुबोध राय, सांसद फयाज अहमद और अशफाक करीम के आवास पर भी छापेमारी की थी। वहीं अगली खबर कोलकाता से है। भारत से अवैध रूप से बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रही एक महिला से बलात्कार के आरोप में सीमा सुरक्षा बल के 2 जवानों को गिरफ्तार किया गया है। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बीएसएफ के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को शुक्रवार देर रात गिरफ्तार करने के बाद कानूनी कार्रवाई के लिए पश्चिम बंगाल को सौंप दिया गया। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल सीमांत के अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि घटना 26 अगस्त की सुबह पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बगदा सीमा चौकी के निकट हुई है। भारत से अवैध रूप से बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रही एक महिला से बलात्कार के आरोप में सीमा सुरक्षा बल के 2 जवानों को गिरफ्तार किया गया है। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बीएसएफ के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को शुक्रवार देर रात गिरफ्तार करने के बाद कानूनी कार्रवाई के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस को सौंप दिया गया। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल सीमांत के अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि घटना 26 अगस्त की सुबह पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बगदा सीमा चौकी के निकट हुई। अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ कांस्टेबल ने भारत से बांग्लादेश में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे एक दलाल और एक महिला को पकड़ा था। कांस्टेबल महिला को पास के एक खेत में ले जाया गया और उससे कथित तौर पर बलात्कार किया गया, जबकि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने उसे अपराध में कथित तौर पर मदद की। महिला की ओर से पुलिस में शिकायत कराने के बाद यह घटना सामने आई। उन्होंने कहा कि घटना का पता लगते ही हमने दोनों कर्मियों को पकड़ लिया। घटना के बाद टीएमसी बीजेपी में घमासान जारी है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद पता लगते ही हमने दोनों कर्मियों को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने दोनों को सेवाओं से निलंबित कर दिया और घटना की जांच के आदेश दिए हैं। उधर इस घटना के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया है। टीएमसी ने ट्वीट किया कि हमारा देश बीजेपी के कुशासन के तहत महिलाओं के लिए असुरक्षित होता जा रहा है। श्रीमान अमित शाह, आपकी निगरानी में बीएसएफ अधिकारी और जवान ने एक महिला के साथ बलात्कार किया और आवाज उठाने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। वास्तव में आत्मनिर्भर भारत का एक चमकदार उदाहरण। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह की छिटपुट घटनाओं के कारण टीएमसी को पूरी बीएसएफ की छवि को धूमिल नहीं करना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी की इस तरह की टिप्पणियां अस्वीकार्य है। आप इस तरह की छिटपुट घटनाओं के कारण पूरी बीएसएफ को बदनाम नहीं कर सकते। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगली खबर देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी है। लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इस पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और वर्तमान में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से बाहर निकलते समय वाजिब मुद्दे उठाए।
नागपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पता है कि इस डूबते हुए जहाज को बचाया नहीं जा सकता, वे स्थिति से बचने के लिए अलग अलग फैसले ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे लगता है कि आजाद द्वारा उठाए गए कुछ सवाल वैध थे, हालांकि यह उनका आंतरिक मामला है और मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। गौरतलब है कि मराठा संगठन संभाजी ब्रिगेड के साथ शिवसेना ने गठबंधन करने का फैसला लिया। शिवसेना के इस फैसले पर भी देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब किसी के विनाश या पतन का समय आता है तो कोई बुद्धिमानी से सोचने में विफल रहता है। गौरतलब है कि दशहरा नजदीक आने के साथ ही शिवसेना के दोनों धड़ों के त्योहार के दौरान वार्षिक रैली के लिए अनुमति लेने की संभावना है। शिवसेना पारंपरिक रूप से मुंबई के दादर के शिवाजी पार्क मैदान में दशहरा रैली करती है। इसे लेकर सवाल, क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी समूहों को मुंबई में रैली करने के लिए अनुमति दी जाएगी? पर फडणवीस ने कहा कि आयोजनों को अनुमति नियमों के अनुसार दी जाएगी। इस सरकार में नियमों का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो काफी लंबे समय से पार्टी की नीतियों को लेकर नाराज चल रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष को भेजे 5 पृष्ठ के त्याग पत्र में आजाद ने कहा कि वह भारी मन से यह कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाली जानी चाहिए। आजाद ने कहा कि पार्टी में किसी भी स्तर पर चुनाव संपन्न नहीं हुए। गुलाम नबी ने कहा कि कांग्रेस लड़ने की अपनी इच्छा शक्ति और क्षमता खो चुकी है। वहीं अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बंद कराना चाहती है। मीडिया से बात करते हुए सिसोदिया ने कहा, देश में 2014 से भाजपा की सरकार है, आप पता कर लीजिएगा। इस दौरान इन्होंने कई सरकारी स्कूलों को बंद करवाया, वहीं कई प्राइवेट स्कूल खुलवाए। यही वजह है कि वो अब दिल्ली के स्कूलों में भ्रष्टाचार कर रही है। इनकी सारी बातें झूठी है। डिप्टी सीएम ने कहा, केंद्र सरकार मुझ पर एफआईआर करके सरकारी स्कूल को बंद करने का मिशन बढ़ाना चाहते हैं। सिसोदिया के मुताबिक 2015 से 2021 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में 72,747 सरकारी स्कूलों को केंद्र और भाजपा की सरकार ने बंद करवाए हैं। सिसोदिया ने आगे कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों को केंद्र और भाजपा की सरकार ने बंद करवाए हैं। सिसोदिया ने आगे कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शानदार काम हुआ है, लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार और भाजपा चाहते हैं कि इन स्कूलों को बंद किए जाएं, ताकि बच्चों को मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पड़े। वहीं अगली खबर झारखंड से है। रांची के सीएम आवास के बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधायकों को 3 बसों में लेकर निकले हैं। उन्हें सुरक्षित रिसोर्ट में ले जाया गया। इसके साथ ही सभी विधायकों का फोन ऑफ कराया गया। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि विधायकों को छत्तीसगढ़ में शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि अब नई जानकारी आई है कि यूपीए के विधायकों को झारखंड में ही रखा जाएगा। यहाँ के खूंटी रिसोर्ट में शिफ्ट करने की तैयारी है। दरअसल जब विधायक मीटिंग में शामिल होने पहुंचे थे, उनकी गाड़ियों में बैग और अन्य सामान भी दिखाई दिया था। संभावना इसलिए जताई जा रही थी कि झारखंड के यूपीए के विधायकों को प्रदेश से बाहर कहीं भी भेजा जा सकता है। इनमें सबसे ज्यादा अटकलें छत्तीसगढ़ भेजने की लगाई जा रही थी। छत्तीसगढ़ को लेकर अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि विधायकों को ऐसे प्रदेश में शिफ्ट किया जा सकता है जहां यूपीए की मजबूत सरकार है। हालांकि अब सूत्रों ने बताया है कि सभी विधायक खूंटी के किसी रिसोर्ट में शिफ्ट हो रहे हैं। महागठबंधन के सभी विधायक एक साथ हैं। कांग्रेस के विधायक शाम को 8:30 बजे मीटिंग में शामिल होंगे। दरअसल हेमंत सोरेन की सीएम की कुर्सी जाने की संभावना की वजह से विधायकों को बचाने की ये पूरी तैयारी है। इन विधायकों को बड़ी ही कूटनीतिक तरीके से निकाला गया है, क्योंकि अगर किसी भी तरीके की ऐसी स्थिति बनती है और बाद में उन्हें फ्लोर टेस्ट करना पड़े, तो उससे पहले विधायकों को व्हिप जारी किया जाएगा। उसके बाद उन्हें रांची में वापस लाया जाएगा। इसलिए अभी नहीं कह सकते हैं कि विधायकों को कब तक रांची से बाहर रखा जाएगा। कांग्रेस ने भी राज्य में किसी भी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए अपने 3 विधायकों को सस्पेंड कर दिया था। 1 सितंबर तक उन सभी विधायकों को जवाब देने के लिए कहा गया था। अगर उन तीनों विधायकों ने फ्लोर टेस्ट में महागठबंधन के पक्ष में वोट नहीं किया तो उनकी विधायकी चली जाएगी। इस बीच कांग्रेस की ओर से भी आज शाम करीब 8:30 बजे अपने विधायकों की बैठक
बुलाई गई है। झारखंड के विधायकों की रवानगी के बीच रायपुर के मेफेयर होटल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। होटल के कमरे खाली करने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि झारखंड के विधायक रविवार की सुबह तक होटल पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही होटल में अब कोई नई रूम बुकिंग नहीं की जाएगी। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो मिलते हैं सोमवार रात 9 बजे फिर नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।